अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लवाज़ात प्रोग्राम। मैं हूं आदिल जिलानी। व्यूअर्स, आज हमारा फोकस है कराची और कराची एक बहुत बड़े रडार पर आ चुका है, ख़ास तौर पर इलेक्शन एयर में। और तमाम सियासी जमातें, वफाकी हुकूमत, इसके अलावा सिंध की सूबाई हुकूमत, MKM पाकिस्तान, PSP, PTI, तमाम जो जमातें हैं वो कराची के मसाइल को फोकस किए हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 4 साल और उसके पिछले 5 साल यानी 9 साल में जो तर्ज हुकूमत रहा है पीपल्स पार्टी की हुकूमत का, वहाँ की गवर्नेंस का, वो बदतरीन है। 80% गंदा पानी कराची से थपाकर तक मिल रहा है। कोई ट्रीटमेंट प्लांट, कोई सीवेज प्लांट नहीं चल रहा। वाटर कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक जो हेल्थ का सिस्टम हम देख लें तो बदतरीन निज़ाम उसमें भी हमें नज़र आता है। कोई रिफॉर्म्स नहीं हुई। तालीमी इस्लाहात आप देख लें, 70 लाख बच्चे 5 से 16 साल की उम्र के वो स्कूलों से बाहर हैं। कोई डेवलपमेंट हमें ख़ास तौर पर यहाँ पर नज़र नहीं आती। हालांकि रेवेन्यू में ठीक ठाक इजाफा हुआ है और NSC के तहत जो सूबों का जो हिस्सा है, सिंध हुकूमत को ख़ास तौर पर दूसरा बड़ा सूबा है, उसको ठीक ठाक पैसा मिला है। इस साल भी डेवलपमेंट फंड्स बहुत सारे मिले, लेकिन उसके बावजूद जो गवर्नेंस और डिलीवरी होनी चाहिए इन फंड्स के अगेंस्ट, इन इख्तियारात के अगेंस्ट जो 18वीं तरमीम के बाद मिले, वो ना होने के मुतरादिफ हैं। MKM पाकिस्तान ने अपना जो मुकदमा है शहरी सिंध का वो पेश किया है। वो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने भी कहा कि 9 साल बदतरीन इंतज़ामी और इसके अलावा बदअनवानी से इबारत किया गया है और जिसकी मिसाल पाकिस्तान में नहीं मिलती। कुछ मोटे मोटे नुकात मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। उन्होंने बताया कि जो इंतज़ामी ढांचा है वो बराबर नुमाइंदगी ना होने की वजह से बुरी तरह मुतासर हुआ है। इसके अलावा सूबों का जो ज़िलाई, शहरी और लोकल हुकूमतों के दरमियान जो वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम है एज़ पर NFC, वो भी नहीं दिया गया। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड जो है वो नहीं अनाउंस किया गया। जो तरक्याती फंड्स हैं वो बराबरी की बुनियाद पर 42.5% जो सूबा और 57.5% ज़िलाई और लोकल गवर्नमेंट के तनासब से तकसीम किया जाए। इस हवाले से उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है। पानी, सेहत, तालीम, इसके हवाले से मोटी मोटी बातें की गई हैं। उसके अलावा ख़ास तौर पर कराची को जो मरकज़ से 2 से 3% जबकि सूबे से 7 से 8% हिस्सा जो है वो बमुश्किल ले पाता है। जो शहरी सिंध का जो मुकदमा है वो MKM पाकिस्तान ने पेश किया है। इसके अलावा मुस्तफा कमाल साहब PSP के रहनुमा हैं, उन्होंने भी अपने 16 नुकात पेश किए। कुछ अहम नुकात उनके भी हम डिस्कस करते चलें और दोनों में काफ़ी हद तक मुमासलत है जो MKM पाकिस्तान और इसके अलावा PSP ने पेश किए कि कराची के पानी का मसला फिलफोर हल किया जाए, फ़ेज़ 2 का ऐलान किया जाए, 1200 क्यूसेक पानी का कोटा अगले 10 सालों के लिए मज़ीद मुख्तस किया जाए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, मुस्तफा कमाल साहब कह रहे हैं कि उसको वापस किया जाए। कचरा उठाने के लिए हंगामी बुनियादों पर कम अज़ कम 5 गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन लगाए जाएं। वाटर सीवरेज बोर्ड के चेयरमैन को और उसके इख्तियारात को मेयर के नीचे किया जाए। सीधा सीधा नुकात हैं वो MKM पाकिस्तान और PSP के ऑलमोस्ट सेम है। सो इशू ये है कि कराची को ना तो पानी मिल रहा है, कचरा यहाँ पर है, गवर्नेंस बेहतर नहीं है, तर्ज हुक्मरानी बेहतर नहीं है। डेवलपमेंट फंड्स जो सूबाई बजट में रखे गए थे वो भी कराची के मेयर और डिप्टी मेयर को नहीं मिले और वो इस हवाले से आवाज़ उठाते रहे हैं। तो बुनियादी इशू जो कराची का मुकदमा है वो आज हम अपने प्रोग्राम में भी डिस्कस करेंगे कि किस हद तक प्रैक्टिकल है कि कराची से कचरा उठ जाए, कराची को पानी मिल जाए और कराची में डेवलपमेंट हो जाए इस इलेक्शन ईयर में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सियासत भी होती है और प्रैक्टिकली हमें काम कोई इतना ख़ास नज़र रही है। मेरे साथ खालिद तवाब साहब, साबिक वज़ीर सनत और तिजारत सिंध मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सो इकोनॉमिक जो पहलू है इन फंड्स का, NFC का और उसके अलावा जो डेवलपमेंट फंड्स जो दिए गए 18वीं तरमीम के तहत, वो कितना एक प्रैक्टिकल फैसला था, इस हवाले से सर मैं आपसे डिस्कस करूंगा और यहाँ की इकोनॉमिक सिचुएशन भी। सैफुद्दीन खालिद साहब MPA हैं MKM पाकिस्तान के, सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपके मुकदमे के हवाले से भी हम बात करेंगे। सर सबसे पहले खालिद तवाब साहब, सर आप कैसे देख रहे हैं कराची को जो डेवलपमेंट फंड्स मिले, अरबों रुपए के फंड्स, डेवलपमेंट स्कीम, वफाक ने पैसा दिया, NFC से पैसा मिला, 700, 750, 800 अरब एवरेज जो फंड्स जो हैं वो बजट में रखे गए हैं, लेकिन कराची में सर ना पानी मिला है, कचरा यहाँ पर हमें नज़र आता है, गंदगी और सफाई हमें यहाँ पर नज़र नहीं आती, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है।
K4 की हम बात कर रहे हैं, फेज 1 जून 2018 में आएगा, फेज 2 फेज 3 का हमें पता नहीं है। व्हाट इज गोइंग ऑन इन कराची? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है आज इस शहर का सबसे बड़ा बर्निंग इशू यही है कि ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई सफाई सुथराई है, ना इस शहर में पानी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। और जो सूबा सिंध गैस प्रोड्यूस करता है, सबसे बड़ा हक सूबे का होता है अकॉर्डिंग टू द एनर्जी अवार्ड्स के हिसाब से, वो सूबा गैस से भी काफ़ी हद तक महरूम है। न सिर्फ इंडस्ट्री, बल्कि अगर आप जब प्रेशर होता है सारे सर्दियों में, तो बहुत सारे इलाकों में घरों में भी गैस भी नहीं आती। लेकिन हुआ क्या है, इस शहर का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ये एक लावारिस शहर है। इस शहर को जब से पाकिस्तान बना है किसी ने ओन नहीं किया। कुछ अरसा बड़ा अच्छा आया जब परवेज़ मुशर्रफ साहब सदर पाकिस्तान थे और उन्होंने एक खुसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करके खुसूसी फ़ंड जो है वो कराची को रिलीज़ किया, और मुस्तफ़ा कमाल साहब जो थे वो ज़माने में मेयर ऑफ कराची थे, और वो डेवलपमेंट जो है वो आपको नज़र आई। अब आप कंपेयर करें एक दूसरे शहर लाहौर से इस शहर को, तो आपके यहाँ एक जर्नलिस्ट तबसरा कर रहे थे कि मैं अपनी गाड़ी लेके पूरे शहर में घूमता रहा कि मुझे रोड पर कोई खड्डा नज़र आ जाए, और इस शहर में मैं कराची शहर में ढूंढता रहा कि शायद कोई एक ऐसा रोड मिल जाए जिस पे खड्डा मुझे ना मिले। तो हमने इसको शहर को बड़ा अबतर कर दिया है और इसकी तरफ किसी नज़र नहीं है। मैं यहाँ तक आपको कहूँ कि जितने डेलीगेशंस आते हैं बाहर के, उनको इस्लामाबाद और लाहौर तक महदूद रखा जाता है, उनको कराची जो है वो नहीं भेजा जाता। तो जो शोकेस करना चाहिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, वो नहीं करते, और लाहौर और पंजाब को कराची उसकी वजह है कि वो अब उसको सिक्योरिटी का नाम देते हैं। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। PSL हो रहा है आज, आप देखा लाहौर फाइनल हुआ और क्रिकेट का सारा, ये क्रिकेट का काम कहाँ हुआ था? श्रीलंकन टीम के साथ जो हादसा हुआ वो कहाँ हुआ? और बार कराची के ऊपर है, सारी चीज़ें लाहौर से हो रही हैं। तो मैं ही समझता हूँ ये हुक्मरानों को भी सोचना चाहिए कि वो दे आर द प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ द होल पाकिस्तान। ऑल द प्रेसिडेंट साहब जो है कि वो कराची से हैं, लेकिन जो चीज़ें कराची के लिए फोकस होनी चाहिए, मैं समझता हूँ कि शायद पूरी दुनिया में हम वो वाहिद बदकिस्मत इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो अपना चोरी किया हुआ पानी खुद खरीदते हैं। तो शफुद्दीन साहब, आप कैसे देख रहे हैं? आपने शहरी सिंध का मुकदमा पेश किया है, आप कह रहे हैं आपको फंड्स नहीं मिल रहे, आप कह रहे हैं NFC अवार्ड के तहत जो हमारा हक है वो नहीं मिल रहा, गवर्नेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। तो ये जो प्रेशर है जो अब आपकी तरफ से आ रहा है, खास तौर पर अब बड़े स्टेक होल्डर हैं कराची के, कोई उम्मीद है? आप होपफुल हैं या यू आर जस्ट होपिंग अगेंस्ट होप? जैसा कि आपने कहा कि हमने एक मुकदमा पेश किया है वाइट पेपर, और ये नौबत जाहिर है हम तमाम जो एजिटेशन है और तमाम चीज़ों को उजागर करके हुकूमती जो लोग हैं, वज़रा हैं, वज़ीर आला हैं और पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है, आसिफ जरदारी साहब ने तमाम लोगों को गाहे बगाए गुज़श्ता 4 सालों से हम आगाह करते रहें कि कराची के साथ किस किस्म का जुल्म रवा रखा जा रहा है, कराची के में क्या क्या कुछ हो रहा है, जिस तरीके से बल्दियाती निज़ाम को तबाह करके एडमिनिस्ट्रेटर्स के ज़रिए, MC के ज़रिए कराची के डिस्ट्रिक्ट को चलाया गया, और उसमें जो लूट मार की गई, जिस तरीके से पैसों को बर्बाद किया गया, जो काम करने वाले थे, जैसे अभी खालिद साहब ने कहा, बहुत सीनियर हैं, गहरी नज़र है इनकी, कि एक वक्त ऐसा था परवेज़ मुशर्रफ दौर का जिसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लोग नाज़मीन थे, ये UC नाज़मीन थे या टॉन में नाज़मीन थे, टॉन सिस्टम था, उसमें जो रकम इन्होंने एक जिक्र किया कि पैसे दिए गए, वो पैसे ज़रूर दिए गए, लेकिन एक शख्स जो भी था, वो परवेज़ मुशर्रफ साहब थे जो भी था, या उस वक्त के जो हुक्मरान थे, उन्होंने इस बात को समझा कि 70% या 65% कराची रेवेन्यू देता है तो उसको इसका हिस्सा देना चाहिए। उसके मुताबिक उन्होंने जो रकम दी उसकी सही यूटिलाइजेशन हुई, उसका सही इस्तेमाल हुआ। तो इस शहर में आपने देखा कि वो दौर पाकिस्तान की तारीख का, कराची में वो दौर बहुत सुनहरा दौर था और यहाँ पे तरक्याती काम भी हुए। उसके बाद जो बर्बादी की गई, जो काम करवाए गए, उसको जो जिस तरीके से तबाह किया गया, उसको मैनेज नहीं किया गया,
उसकी मेंटेनेंस नहीं की गई, पार्क जो बने हुए थे उसको तबाह और बर्बाद कर दिया और देखा है हमने, ये बर्बादी हमने देखी है पिछले 9-10 ठीक है साल ना? में कि किस तरह हुआ। किस तरह से किया गया। लेकिन सर इसमें एक बुनियादी सवाल, जो आपने अपनी शहरी सिंध के मुकदमे में पहली लाइन में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबा सिंध में हुकूमत का पिछला 9 साला दौर बदतरीन इंतजामी, बदनज़मी और बदउनवानी से इबारत है। तो अगर हम पहली लाइन देखें, पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं से मेरी बात हो रही थी, वो कहते हैं यार 9 साल में इनका भी तो हिस्सा है। बिल्कुल, अगर हमारी तर्ज हुक्मरानी जो है वो खराब रही है, अगर यहाँ पर बदनज़मी रही है, अगर गवर्नेंस ठीक नहीं रही, तो एमक्यूएम उसका हिस्सेदार। मैं मिसाल देता हूँ। देखिए, एमक्यूएम के पास अगर उन्होंने मिनिस्ट्री दी तो पावर नहीं दी, नंबर 1। और जो मिनिस्ट्री रही है, मैं वो 9 साल से पहले जो बल्दियाती अदवार थे जो हमारे परवेज़ मुशर्रफ साहब के, उसको निकाल दें। उसके बाद जब बल्दियाती निज़ाम ख़त्म हुआ, उसके बाद जो मिनिस्ट्री थी, उसके बाद जब हम मिनिस्ट्री से हटे तो एक शोबे में, अगर एजुकेशन में 2-2 मिनिस्टर चेंज हुए, हेल्थ में 2-2 मिनिस्टर चेंज हुए, तमाम तर इख्तलाफात और इसके बावजूद जो भी उस वक्त के मिनिस्टर थे, आपने पैसे नहीं दिए, मिनिस्ट्री दी, आपने पावर नहीं दिए, मिनिस्ट्री दी, आपको उसकी निशानदही की गई, असेंबली में निशानदही की गई। आप हमारे तमाम जो हम एडीपी में वर्क देते थे, मिनिस्टर होने के बावजूद वो अप्रूवल नहीं हुआ करते थे, क्योंकि फाइनेंस और दूसरे लोग सेक्रेटरीज की सतह पर वो इसको ही करते हैं। मैं कहता हूं वो दौर भी अच्छा था। अब्बासी शहीद अस्पताल आज से 7 साल 6 साल 7 साल पहले बहुत अच्छा था। आज 4 साल जब आपकी मिनिस्ट्री है और वो उस हॉस्पिटल की सूरत हाल जाके देखें कि आज एक सिरिंज, तो आप अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, जो भी कैपेसिटी थी, जो भी पावर्स थी, आप उसकी जिम्मेदारी डिलीवर किया, हमने किया, हमने उस काम को। आज देख लें, आज मैं एक मिसाल देता हूँ, आप बल्दियाती निज़ाम में पावर नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है, मेयर साहब फंड भी मांग रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो 100 दिन का प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया, आप मीडिया के लोग दिखाते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन मैं शहर में घूमता हूँ, मैं सिर्फ 4-5 मकामात आपको बताता हूँ। मैंने 6, 8, 10 साल में लियाकताबाद, ये जो डाकखाना की एक चौरंगी है पुल के नीचे से, सिवाय कचरे के मैंने कुछ नहीं देखा था। आज जाके देखें, अगर आप वहाँ से गुजरे तो लगता है। सखी हसन टू कलंदरी चौक तक आप वो रोड देखें, आपको मिड में जो है बिल्कुल हरियाली नज़र आएगी। इसी तरह आप ईस्ट में जाएं, बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे अब आस्ते आस्ते वो पुराना जो दौर था एमक्यूएम के अदवार का, वो बग़ैर पैसे के, वो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं, हमारे जो यूसी के चेयरमैन हैं, वो कोशिशें कर रहे हैं कि उसको पुराने तर्ज पे ले आए और सफाई सुथराई के निज़ाम। सैफुद्दीन साहब, इसमें एक और भी अहम नुक्ता है, मैं भी खालिद अवाब साहब से भी बात करता हूँ। एक अहम नुक्ता है पीएफसी अवार्ड का। यस, मुशर्रफ साहब के दौर में मुस्तफा कमाल साहब जब मेयर थे, उस वक्त उन्होंने भी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड नहीं अनाउंस किया। बात यह है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है, मसाइल उजागर होते हैं और फिर उसका हल निकाला जाता है। अगर आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त नहीं किया गया, देखिए ये तर्ज हुक्मरानी पे बात होती है। ज़रूरी नहीं था कि एनएफसी भी होता। अगर वफाकी सतह पे अच्छे लोग हैं चलाने वाले, वज़ीर आज़म बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं और वो हर एंगल पे सोचते हैं, हर जगह का ख्याल रखते हैं और वो पैसे देते हैं, तो एनएफसी की भी जरूरत नहीं। तो यानी विजन का फकदान था, प्लानिंग नहीं थी, या कोई और मसला? सर मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक से आके मैं इसी पॉइंट से कंटिन्यू करूंगा। एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो शहरी सिंध का मुकदमा और इंसाफ की तलाश की जो बात की है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, कराची के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, जो कि बात दुरुस्त है कि ना तो यहाँ पर इसको ओन किया गया जैसे कि खालिद अवाब साहब कह रहे हैं, ना ओनरशिप हमें नज़र आई, ना डिलीवरी हमें नज़र आई, और ना तर्ज हुक्मरानी के तहत कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई प्लानिंग, कोई विजन हमें नज़र आया, जिसकी वजह से आज मसाइल का सामना है। सर ब्रेक से पहले सैफुद्दीन साहब मैं बात कर रहा था कि 10-12 साल पहले अगर एनएफसी के तहत पीएफसी अवार्ड अनाउंस हो जाता तो आज ये मुकदमे का हिस्सा तो ना होता। मेरी आदिल पे गुजारिश होगी कि 1-2 मिनट में मैं जी प्लीज मुकम्मल करूंगा, लेकिन पूरी बात ज़रा सा सुनिए। देखें, मैंने आपसे कहा कि 10-12 साल पहले तर्ज हुक्मरानी बेहतर थी वफाक में, तो उस वक्त एनएफसी से भी पैसे नहीं मिलते थे, तो एक ईमानदारी का जज्बे के तहत जो है हर, अगर खालिद साहब ने ये कहा है, तवाब साहब ने सीनियर हैं कि कराची को पैसे दिए, तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने चित्राल को भी बहुत पैसे दिए, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को भी दिए, उन्होंने पंजाब को भी दिए। निज़ाम में हुक्मरानी अच्छी थी,
आज का जो वक्त है, ये मैंने जैसे आपसे कहा कि जब मसाइल उजागर होते हैं तो उसका हल निकाला जाता है। एनएफसी आपने ले लिया, सिंध गवर्नमेंट ने ले ली, सिंध के हुक्मरानों ने एनएफसी ले लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिंध से जो वसाइल की तकसीम है वो नाइंसाफ़ी पर मबनी है। तो आज पीएफसी पर जोर दिया जा रहा है कि आप पीएफसी, ताकि ज़िले सतह पर जो कोटा है, जो तरीक़ेकार है, उसके मुताबिक आप ज़िले को, आप सिटी गवर्नमेंट को पैसे दें ताकि वो निचली सतह तक वो काम करवा सकें। लेकिन बदकिस्मती कह लें कि हमारी जो सिंध की हुक्मरान जमात है वो बदनीयत है, वो पैसे यानी फंडिंग जो है वो नहीं, और ख़ास कर कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर, सिंध के शहरी इलाकों में जो वो कर रहे हैं, यकीनन उससे जो बेचैनी। तो पहले होना चाहिए था, 10-12 साल पहले जरूर होना चाहिए। मैंने देखें हो जाता बेहतर था। ठीक है, मैं आता हूँ। खालिद अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं सर, प्लानिंग का फुकदान था, किसी ने सोचा नहीं? एमकेएम पाकिस्तान ने भी, दूसरी लीडरशिप ने भी, मेयर साहब ने भी, मुशर्रफ साहब ने भी, कि ठीक है काम चलाएं, अभी फिलहाल चल रहा है, बाकी 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद क्या होता है कराची में, नोबडी नोज, तो जाने दें, गाड़ी ऐसी चले। देखिए, परवेज़ मुशर्रफ का दौर एक डिफरेंट था। उसके बाद हम आ गए एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, फेडरल में भी और प्रोविंशियल में भी। सबसे पहला जो काम करना चाहिए और करना चाहिए था वो इदारों को मजबूत करना चाहिए था। आपने पीएफसी अवार्ड का जिक्र किया, आपके पास एनएफसी अवार्ड हमने सबने तय किया, अगर आप देखें तो उस पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। तो बेसिकली एक नियतन आप जो इदारे हैं उनको मजबूत करें, उनको ऑटोनमस बॉडीज़ आपने बहुत सारी बनाई। आप देखिए कितने सारे प्रॉब्लम चले आ रहे हैं, क्योंकि आप ये देखते हैं कि आपका वोट बैंक कहाँ पर है, आप उसको कंसंट्रेट करते हैं। जो आपका वोट बैंक नहीं होता है वहाँ आप कंसंट्रेट नहीं करते या बनाने की कोशिश नहीं करते। मैंने आपसे पंजाब का जिक्र किया, तो मैं पंजाब को पॉजिटिव वे में कहता हूँ। आई सलूट टू द सीएम पंजाब, जिसने इतनी डेवलपमेंट वहाँ करी है, इतना कुछ किया है और जाके वफाक से चीज़ें लेकर के आए, क्योंकि ही ओन्स द प्रोविंस। सीएम प्रोविंस को ओन करता है। हमारे पिछले देखिए सारी सीएम पंजाब बाहर मुल्कों में जा रहे हैं, फंड्स लेकर के आ रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है। एक ज़माना वो था इस शहर का जब सारे पाकिस्तान से लोग यहाँ नौकरी के लिए आया करते थे और यहाँ इंडस्ट्रियाँ चला करती थी। अगर आज आप साइड के एरिया में चले गए तो 50 to 60% इंडस्ट्री आपको बंद मिलेगी और वो गोडाउन की सूरत इख्तियार कर गए। इसका मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हो रही है। ये वो शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो हैं वो हुआ करते थे सेंसस के हिसाब से पिछले दौर के अंदर। तो बजाय इसके कि हम इस शहर को तरक्की करते और तरक्की लेते, हम वापस हुए। और उसकी वजह सिर्फ एक है कि हमें इस शहर को कोई सही मायनों में ओन नहीं करता। एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी एमक्यूएम के पास भी थी, ये गवर्नमेंट में भी थे। आज विद ड्यू अपॉलॉजी ये शिकायत करें जी हमारे पास इख्तियारात नहीं थे। देखिए मेयर तो डायरेक्टली इलेक्टेड है, मिनिस्टर तो एक एमपी होता है, उसके बाद मिनिस्टर होता है। अगर आप ये समझते हैं कि आपको फंड्स और इख्तियारात नहीं मिल रहे, तो मैं समझता हूँ उस बदनामी से बेहतर ये था कि आप उस वक्त रिज़ाइन करते थे। आज 5 साल बाद या 4 साल बाद अब ये रो रहे हैं कि जी 4 साल पहले हम मिनिस्टर तो थे, हमारे पावर्स नहीं थे या फंड नहीं थे। आपको उस वक्त लड़ना चाहिए था कि जनाब ये हमारा हक है जो हमको नहीं मिल रहा। जो बात आज आप कह रहे हैं वो कहना चाहिए था। वसीम साहब का केस एक बड़ा डिफरेंट है, वो आज मेयर हैं, इलेक्टेड मेयर हैं, और वो जो बात कर रहे हैं वो 100% दुरुस्त है। और आज इस मुकदमे में एक शेर है जो कि इसका हिस्सा बनाया गया है कि कहानी का ये हिस्सा आज तक सबसे छुपाया है कि हमने मट्टी की खातिर अपना सोना छोड़ा है। तो ये कहानी का ये हिस्सा आपने छुपाया है, तो पहले बताते थे एटलीस्ट हल हो जाए। देखिए ये वो शहर है जो इनकी एक आवाज़ पे पूरा शहर बंद होता था और हम पूरा शहर इनके साथ था, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ऐसी चीज़ें मौजूद थी तो हमें उस ज़माने में भी खड़ा होना चाहिए था कि हमारे ग्रीवेंसेस हैं, इस शहर में काम नहीं हो। दुरुस्त बात है सर। मैं आपके पास आता हूँ, सर मुझे ये बताएं कि आज पाकिस्तान की जो इकॉनमी की सूरत हाल है, जो जैसी भी फ़िलहाल प्रैक्टिकली तो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कर्जे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो टैक्स कलेक्शन जो डायरेक्ट साइड से होनी चाहिए थी वो नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्सेस पर हमारी ज़्यादा रिलायंस है। 350 अरब पेट्रोलियम लेवी से जनरेट करके हम काम चला रहे हैं, हालांकि सर्विस इंडस्ट्री को करना चाहिए। एक्सपोर्ट्स $5 अरब गिर गई। इसके अलावा जो GSP+ स्टेटस लिया था उससे कोई फ़ायदा नहीं उठाया। यानी बहुत सारे
पेचीदा मसाइल हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू दोबारा इमर्ज हो रहा है, शायद 2019-2020 में दोबारा आईएमएफ के पास जाना पड़े ताकि हम कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट बाहर से हम वो ले सकें। तो सूरत हाल तो बहुत ख़राब है, लेकिन उसकी प्रोजेक्शन समहाउ PMLN ने बेहतर तौर पर की है कि नहीं जी, इकॉनमी ग्रो कर रही है, स्टॉक मार्केट ग्रो कर रही है, तमाम चीज़ें जो फिलहाल शोकेस कर रही है PMLN और वफाकी गवर्नमेंट, उसके अंदर कराची का हिस्सा, कराची की इकॉनमी, कराची की सूरत हाल, कराची के डायनेमिक्स कहाँ नजर आते हैं? देखिए, जब आप बात करते हैं इकॉनमी की तो वो पूरे मुल्क की एक इकॉनमी होती है। कराची की पहले मैं बात कर लेता हूँ। कराची देखिए, आप बहुत सफ़र कर रहे हैं। लियारी एक्सप्रेस वे कितने अरसे का प्रोजेक्ट है, एक छोटा सा पोर्शन नहीं बना हुआ। हर साल बजट में कहा जाता है, इस साल फिर प्रोविज़न रखी है बजट में और ये वादा किया गया है कि लियारी एक्सप्रेस वे जो है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके मुकाबले में दूसरे सूबों को आप देखें, प्रोजेक्ट अनाउंस होता है, साल डेढ़ साल में वो चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। कल गवर्नर साहब के साथ एक मीटिंग में गवर्नर साहब ने कहा कि जी वो जो नए गवर्नर साहब है कि एक ऑरेंज लाइन हम ला रहे हैं और इंग्लैंड के साथ हमारा कोई एग्रीमेंट हो रहा है और 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। अगर ये चीज़ें हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर ले तो डेफिनेटली बहुत अच्छा। अच्छा, अब आपने बात करी बैलेंस एक्सपोर्ट करने की। एक्सपोर्ट देखिए, तमाम दुनिया के मेजर ममालिक के, बांग्लादेश को छोड़ के सबकी एक्सपोर्ट इस वक्त के लिए एक बड़ा रिसेशन है। इस रिसेशन को हमारे मुल्क पे एक बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचा है, क्योंकि रिसेशन से जो ऑयल प्राइसेस थे, आपने देखा 120 और $140 पर बैरल 50 पे ऑलमोस्ट स्टेगनेंट है। तो वो एक बड़ी एडवांटेज है। उसकी वजह से कि जो अगर तूफान आ सकता था, कि खुदा ताला की तरफ से एक मदद हमारी हुई कि वो तूफान जो है $4-5 अरब का ऑयल सेविंग हो गई हमारी। जी, मैं यही बात जी, तो उसका फायदा होना चाहिए था, उल्टा $5 अरब निकल गए एक्सपोर्ट से। तो पॉइंट ये है कि जहां एक फायदा हुआ है, दूसरी तरफ उस ग्लोबल रिसेशन जो कि आप कह रहे हैं उसका जो इम्पैक्ट है वो नलीफाई हो गया। एक तो फायदा हुआ, दूसरी तरफ नुकसान हुआ। बताओ, इंडिया की एक्सपोर्ट तकरीबन 16-18% गिरी। जितने ममालिक हैं 12%, 14% एक्सेप्ट बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो चूँकि लीज डेवलपमेंट कंट्री में आता है, उसको GSP और स्टेटस जो है पूरी दुनिया में मिला हुआ है। इसी वजह से हम GSP ममालिक में जो कंट्रीज शामिल हैं, उनमें से एक भी कंट्री जो है वो अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा नहीं सका GSP में, इस वक्त मौजूदा रिसेशन की वजह से। लेकिन ये रिसेशन आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है। मेरे ख्याल 2017 और 2018 विल बी बेटर एंड वी होप एंड विश कि हम जो हैं वो इसमें तरक्की करेंगे। तो कराची को सिर्फ हमने रेवेन्यू अर्निंग मशीन बनाया हुआ है, देना नहीं है कराची को कुछ रेवेन्यू लेना है। लेट मी कंप्लीट। इसमें हमारा जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का वो है टेक्सटाइल सेक्टर। इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है बड़ी ख़राब है। इसमें हमारे जो रिफंड्स हैं तकरीबन 250 से 300 अरब रुपए वो गवर्नमेंट ने रोके हुए हैं। अगर हम गवर्नमेंट का कोई फंड रोकते हैं तो गवर्नमेंट 2% पर मंथ हमसे इंटरेस्ट चार्ज करती है। और यहाँ उन्होंने हमारे ताजरों के, एक्सपोर्टर्स के अरबों रुपए रोके हुए हैं जो वापस नहीं कर रहे। हर दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर भी, प्राइम मिनिस्टर भी, हर आदमी वादा करता है कि जी हम 3 महीने में ये रिफंड दे देंगे, लेकिन सिवाय 50 या 55 अरब रुपए पूरे साल के अंदर वापस किए वो पैसे रोके हुए। अगर ये पैसे टेक्सटाइल वालों को और जो लोगों के रिफंड निकलते हैं वो वापस दे दिए जाएँ तो डेफिनेटली हमारी एक्सपोर्ट जो है वो तो सैफुद्दीन साहब, ये सिर्फ कराची की आवाम के साथ नहीं, कराची के ताजरों के साथ भी यही मसला है कि उनके रिफंड्स रोके हुए, तो पूरे मुल्क के ताजरों के साथ। तो अब आप समझते हैं कि अगर कराची को रेवेन्यू जनरेटिंग मशीन ही बनाया जाएगा। सर आप देखें 75 से 80% कराची रेवेन्यू जनरेट करता था, अब उसका शेयर टोटल रेवेन्यू में भी गिरना शुरू हो गया है। 62% है। अब 62-63% है। तो पॉइंट ये कि वो शेयर भी 13-14-15% पिछले 15 सालों में गिर गया है, क्योंकि जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं वो शिफ्ट हो गए लाहौर में और दूसरे तमाम इलाकों में। तो इम्पैक्ट इस साइड पर भी आ रहा है। खालिद साहब ने एक जिक्र किया कि जी हम रोना रोते हैं, पिछले अदवार में जो गवर्नमेंट थी उसमें जो मिनिस्ट्री थी हमारी, उसमें उस वक्त आप मिनिस्ट्री के मज़े ले रहे थे। मैं ऐसे तमाम लोगों को जो ये बात करते हैं उनसे ये कहता हूँ कि ये मियाँ बीवी का रिश्ता तो नहीं था ना कि रोज़ाना हम चिक चिक करें और रूठें। और ठीक है, बताना पड़ता है गवर्नमेंट को, उजागर करना पड़ता है। और उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि हमने तमाम मिनिस्ट्री को छोड़ी। जब तमाम हुज्जत, ये एक सुन्नत भी है कि तमाम हुज्जत को तमाम करने के बाद कोई फैसले करने चाहिए, ना कि रात
हमने हर तरीका कार इस्तेमाल करके गवर्नमेंट को बताया कि आप ये ज्यादतियाँ कर रहे हैं, और उसके बाद हम वो गवर्नमेंट से अलहदा हुए, जो आज तक हम गवर्नमेंट से अलहदा हैं। और उस अलहदा होने के बाद मज़ीद जो मौजूदा गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की, सिंध गवर्नमेंट, उसने मज़ीद ज़्यादतियाँ जो हैं वो सिंध के शहरी इलाकों के साथ शुरू की। फंडिंग नहीं की, ये जितने भी बल्दियाती जो कवानीन थे उसमें तब्दीलियाँ की गई असेंबली में अददी तादाद की बुनियाद पर, और नित नए तरीक़ेकार के तहत जो है वो कवानीन में तब्दीली करके मनमाने फैसले किए गए। यानी बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो आपका प्रोग्राम छोटा हो जाएगा जिसका जिक्र मैं करूँगा। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मैंने आपसे अपने इससे पहले गुफ्तगू में ये कहा कि जो भी मिनिस्टर थे, जो लोग भी थे और वसाइल कम थे, उन्होंने उसमें भी जो काम किया वो बेहतर काम किया। अच्छा सर, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर मैं ज़िला वेस्ट से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ पर सिर्फ सियासी बुनियाद पर एक इलेक्टेड चेयरमैन को आपने केस कर दिया है और 1.5-2 साल हो गए हैं, आप पैसे खिलाकर और करके वहाँ पे आप इलेक्टेड लोगों को चेयरमैनशिप नहीं दे रहे हैं, और वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटर, वो एमसी क्या कर रहे हैं? वो आवाम में पैसे लगाने के बजाय आप के जेबों को भर रहे हैं। आप डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में वसाइल भी हैं, पैसे भी हैं, आप वो पैसे करप्शन के मद में आप लोग ले जाते हैं। तो मेरा कहने का मकसद है, आपकी बदनीयती तो है, पैसे तो आप दे रहे हैं कम, लेकिन जो दे रहे हैं उसमें तो थोड़ा अच्छा काम करें, फैसले दुरुस्त करें, वो भी यहाँ पे नहीं। लेकिन सर, आप सैफुद्दीन साहब, आपने कहा कि हमने पूरी हुज्जत जो है वो पूरी की है, लेकिन उस हुज्जत को सर 9 साल हो गए। तो पॉइंट ये है, लेकिन सर पॉइंट ये, आप बड़े स्टेक होल्डर हैं। इससे पहले सर, इससे पहले साज नहीं है सर, मैं सवाल करूं, इससे पहले कराची में बहुत सारे मसाइल रहे हैं। यहाँ पर दहशतगर्दी रही है, टारगेट किलिंग रही है, भत्ता भी लेते रहे हैं, और इस हवाले से आप पर भी इल्ज़ाम लगे, पीपल्स पार्टी पर भी लगे और दूसरों पर भी लगे। लेकिन सर पॉइंट ये है, कराची ने एक बड़ी कॉस्ट पे की और अब भी कर रहे हैं, शायद अगले 10 साल मजीद पे करनी पड़े, क्योंकि कराची में आज पानी नहीं है। और अगर K4 प्रोजेक्ट के फंड्स भी अभी तक नहीं मिले, 25.5 अरब रुपए में से सिर्फ 40 करोड़ वफाक ने दिया है, 6 अरब सिंध गवर्नमेंट ने लिया है, तो 25.5 अरब भी नहीं मिलता तो जून 2018 का टारगेट भी फेज 1 का पूरा नहीं होगा, फेज 2 और फेज 3 का भी हमें नहीं पता। कल सलीम सदीकी साहब से मैं बात कर रहा था। तो सर पॉइंट ये है कि अगर यही मुकदमा आप पिछले साल पेश करते, तो पिछले साल क्या 5 साल से पेश कर रहे हैं? पिछले साल ठीक है, उससे पहले आपके बानी भी थे ना, वो मसला भी था, हम उसको नहीं डिस्कस करते। आप थोड़ा सा पीछे 2012 में जाएं। ये K4 का मंसूबा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकन सूबाई असेंबली खालिद इफ्तिखार ने करारदाद के जरिए पेश की, जिसे पसे पुष्ट डाल दिया गया था, उसको दोबारा जिंदा किया, फिर वो स्टैंडिंग कमेटी में गई, स्टैंडिंग कमेटी ने फिर इसको फिर दोबारा से इसका जो है वो सारी चीज़ें उजागर करके इसको फाइनलाइज किया कि ये K4 मंसूबा बनना चाहिए। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो सूबाई असेंबली के मेंबरान हैं, या आपने एक बात की थी कि मेयर के अंडर में दिया जाए चेयरमैन, मैं कहता हूँ तमाम तर कमी के बावजूद ये जो पानी कमी है कराची में, पहले 4-5 चेयरमैन हुआ करते थे डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है ना, और 4-5 साल पहले तक थे, तो जो कराची के नुमाइंदे थे वो लोग चेयरमैन वाइस चेयरमैन थे, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम उनका दुरुस्त था, तरीक़ेकार दुरुस्त था, उसके वजह से पानी थोड़ा बहुत बेहतर मिला करता था। आज आपने वहाँ पर ऐसे लोगों को बैठा दिया है, आपने अपने लोग जिनका कराची से ताल्लुक नहीं है, वो मसाइल को समझते नहीं है, करप्शन में मुलविस है, तो निज़ाम ने तो तबाह होना है। क्या वजह है कि साल इस इलेक्शन ईयर में, इस टेन्योर में, पिछला टेन्योर तो गुजर गया, ठीक है, आप उसको हुज्जत का नाम दें, आप पहले अपने सर, मेरा सिर्फ बुनियादी सवाल ये है, मेरा बुनियादी सवाल ये है कि क्या वजह है कि इस इलेक्शन ईयर में PSP भी उठ रही है, आप भी उठ रहे हैं, PTI भी उठ रही है, जमात इस्लामी, तो सब जो है अब पानी, अब डेवलपमेंट, उसकी बात करें। What I'm saying, एक साल पहले आप यही सारा मुकदमा पेश करते हैं, सारी चीजें उठाते, मैं वही कह रहा हूं, आपको ये ना कहता कि आप अपने रिकॉर्ड को थोड़ा सा मेंटेन कर लें। देखिए, अगर आप दूसरी जमातों की बात कर रहे हैं कि इलेक्शन ईयर में, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इलेक्शन ईयर में अपने मसाइल को उजागर नहीं कर रही है। 5 साल अदवार में हर साल जब भी गर्मियाँ शुरू होती हैं, हम तमाम मेंबरान असेंबली, ख्वाजा इजहारुल हसन के इसमें जो हमारे असेंबली में अपोजिशन लीडर हैं,
एक एक पंपिंग स्टेशन में हम जाते हैं, वहाँ के मसाइल को देखते हैं। सर मैं ब्रेक ले लूं, मुझे ब्रेक का इशारा, मैं दोबारा आपके पास आता हूं और यहीं से कनेक्ट करेंगे। ये जवाब लेना जरूरी ये है। यहीं से कनेक्ट करेंगे सैफुद्दीन साहब के क्या वजह है कि इस इलेक्शन ईयर में ही सब सियासी जमातों ने कराची को फोकस किया है। पहले हमें इस तरह की डिबेट K4 पर नज़र नहीं आई, इस तरह की डिबेट हमें कचरे पर नज़र नहीं आई और NFC अवार्ड पर नज़र नहीं आई, PFC अवार्ड पर नज़र नहीं आई। मुसा कमाल साहब भी इस हवाले से अपना मुकदमा पेश कर रहे हैं, PSP भी और जमात इस्लामी। वेलकम बैक व्यूअर्स। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कराची के मसाइल के हवाले से और बहुत संजीदा नौइयत के हैं। गवर्नेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर तबाह हो चुका है, बदनज़मी भी हमें नज़र आती है और इस हवाले से कराची जो है अब बड़े रडार पर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन ईयर में कराची में मज़ीद जो सियासत का जो स्पेक्ट्रम है, उसका जो पेंडुलम है वो स्विंग करेगा इधर से उधर और मसाइल जो हैं वो अपनी जगह पर ही रहेंगे, क्योंकि जो प्लानिंग थी और जो स्ट्रक्चर बनाना था वो कम से कम आज से 4 साल पहले बनाना था। आखिरी साल में अगर हम स्ट्रक्चर भी बना लें तो मसाइल कम से कम इस टेन्योर में हल नहीं होंगे। सैफुद्दीन साहब, ब्रेक से पहले जो सवाल मैंने किया था सर मैं दोबारा रीफ्रेज कर दूं। आज बात हो रही है कि MKM पाकिस्तान गो के यहाँ की स्टेक होल्डर है, बड़ी जमात है, उनके पास स्ट्रक्चर भी है, उनके पास इंतज़ामी सलाहियत भी है और अब से आपने दोबारा अपनी इंतज़ामी सलाहियत को रिव्यू किया है और दोबारा से जो है वो नए बंदे आप लेंगे ताकि आप अपने प्लान को बेहतर तौर पर एग्जीक्यूट कर लें, जो भी प्लान है। सर ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? इसलिए आज सवाल उठा रही है पीपल्स पार्टी कि सब सियासत कर रहे हैं। वो गलत उनका सवाल है और शायद झूठ भी कह रहे हैं वो, वरना उन्हें ये हकीकत पता है कि असेंबली में 5 साल और हर दिन जो गुजरता है इजलास का उसमें हम लोग मसाइल पर गुफ्तगू ना करते हों, चाहे वो पानी के इश्यूज़ हों, इलेक्ट्रिक के इश्यूज़ हों, इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ हों, हेल्थ के इश्यूज़ हों, हर मसले पर हमने गुफ्तगू की है। सिंपल अददी बुनियाद पर उन तमाम करारदाद को, उन तमाम मसाइल को बिल्डोज कर दिया जाता है। दूसरा, अगर आप मीडिया के ज़रिए या मीडिया वाले ये कहते हैं कि MKM पाकिस्तान इस वक्त कोई सियासत कर रही है इशूज़ पर, तो मैं आपको मिसालें देने के लिए तैयार हूँ कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने हर इशूज़ पर एहतजाज भी किया है। वज़ीर आला हाउस के सामने आप देख लें कि एहतजाज हुआ जिसमें मेंबरान असेंबली, अपोजिशन लीडर फारूक सत्तार भाई के खिलाफ FIR काटी गई। हर डिस्ट्रिक्ट में इशूज़ पर जो है वो एहतजाज किया गया, गवर्नमेंट से गुफ्तगू की गई, डेलीगेशन गई। मसला ये है कि उन तमाम चीज़ों का हल नहीं निकाला गया। तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो मुंतखब नुमाइंदे और मुंतखब नुमाइंदों का ये काम है, ये कोई ये नहीं है लोगों ने वोट दिया है, हमने अपनी भरपूर कोशिशें की है और रोज़ाना की बुनियाद पर की है, ना कि हफ्तों और महीनों की बुनियाद पर। तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को तो एक तरफ रख दें, बाकी लोग कहाँ थे वो 5 साल जिन्होंने इशूज़ पर बात नहीं की और आज वो इशूज़ पर बात कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो मेयर है, इलेक्टेड मेयर हैं, कराची की आवाम ने उन्हें वोट दिया है, लेकिन उनको जो टर्शरी जो गवर्नमेंट है उसको आर्टिकल 160 के तहत जो इख्तियारात मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे और जो NFC का फंड है वो आप ले लेते हैं, बाकी इख्तियारात आप देते नहीं है। तो ये आधा तीतर आधा बटेर वाली जो सियासत है, इससे अवाम को तो कुछ नहीं मिला। सर देखिए, मैं थोड़ा सा पहले से आपसे बात करूं कि आपने कहा कि जमातें एहतजाज कर रही हैं। न सिर्फ जमातें एहतजाज कर रही हैं बल्कि बिज़नेस कम्युनिटी और सोशल सोसाइटी जो है वो इस पर एहतजाज कर रही है, क्योंकि ये एक सेचुरेटेड पॉइंट आ गया जहाँ गंदगी की इंतहा हो गई है। मैं आपको मिसाल इस तरह दूंगा कि आर्मी चीफ जो है बाजवा साहब, वो कराची तशरीफ़ लाए, उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया, तो सबसे पहले हमने ये रोया कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कराची में गंदगी के ढेर हैं, कराची में रोड नहीं बने हुए। तो ये सारा, हालांकि इस पे गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट ने हमसे कहा भी कि जी ये सारे मामला डिस्कस करने की तो नहीं थे ये आर्मी चीफ साहब से, लेकिन चूँकि मसाइल इतने बढ़ गए हैं कि बर्दाश्त से बाहर है। मुझे तो उस वक्त से खौफ आ रहा है, अगर आप शहर में जाके देखें तो आपने पहले कभी डेंगू वायरस का नाम नहीं सुना होगा, ये हमने कुछ अर्से सुना। जिस तरह गंदगी फैल रही है, ये नई नई बीमारियां आएंगी, इस शहर में वबा फैलेगी, चिकनगुनिया आ गया जी, इस शहर में एक नई वबा फैलेगी। हम उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे कि हम जा किस तरफ रहे। आज अगर आप जाके देखें इंटीरियर सिंध चले जाएं तो वहाँ
इंसान और जानवर एक जगह से पानी पी रहे हैं, वहीं जानवर नहा रहे हैं, वहीं से हम पानी पी रहे हैं। हम किस तरफ जा रहे हैं? लोग, दुनिया तरक्की कर रही है और हम जो हैं वो वापसी की तरफ जा रहे हैं। हम ऐसा ना हो जो अफ्रीकी ममालिक में जहाँ इंसान की कोई, उन ममालिक की तरफ जा रहे हैं जहाँ इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। आपने शुरू में बात की कि इदारे कोलैप्स कर गए, वाटर बोर्ड अब उसमें इतनी जान नहीं है कि 200 किलोमीटर दूर से पानी लाकर एक गिलास पानी आपके सामने रखे। गंदा पानी है, 80% गंदा पानी सुप्रीम कोर्ट कह रही है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम है 1956 का लगा हुआ है, पाइप फट गए, अब पानी आप नहीं दे सकते, पानी आपको सिस्टम से मिल भी कम रहा है, तो शॉर्टेज भी आप पूरी नहीं कर सकते। प्लान आपने जो बनाया है वो जून 2018 का है, उसके लिए फंड नहीं दिए, ये पानी का इशू है। इसी तरह हेल्थ का सिस्टम आप देख लें, इसी तरह तालीम का सिस्टम देख लें, रोड्स हैं, प्लानिंग है। तो आप समझते हैं जब इदारे कोलैप्स कर गए हैं और अगर आज पीपल्स पार्टी सोच भी ले, प्लान भी कर ले कि ठीक है यार चलो मसले हल करते हैं, कराची को दोबारा रिवाइव करते हैं, अगर आप वो सोच भी ले, इदारे नहीं हैं तो डिलीवर कैसे करेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपसे कहूँगा इसको सिर्फ पीपल्स पार्टी तक महदूद ना करें, क्योंकि बहुत सारे इदारे वफाक के हैं। मैं आपको मिसाल का बेड़ा गर्क है, बहुत कम ऐसे इदारे होंगे जिसका बेड़ा गर्क हो। पाकिस्तान स्टील, उसके वो आपके सामने है। आज जो PI के चेयरमैन हैं, जो नया लगाया गया था, या CEO है, आज उसका नाम ECL में डाल दिया गया। तो आप ये देखिए कि उन इदारों को किस, एक ज़माना वो था कि इस शहर से तमाम बैनुल अक़वामी परवाज़ें जो हैं वो यहाँ से शुरू होती थी। आज कराची एयरपोर्ट जो है वो 90% डोमेस्टिक एयरपोर्ट हो गया। सारी फ्लाइटें जो है मशरिक़ वस्ता, दुबई और अबू धाबी और कतर से शुरू होती हैं। तो आपने बाकायदा, मैं तो यूँ कहूँगा कि इसको प्लानिंग के तहत इसका बेड़ा गर्क किया गया है इन तमाम इदारों को। तो आज पॉसिबल है, प्रैक्टिकल है कि आज अगर फैसला कर भी ले गवर्नमेंट, वफाकी और सूबाई गवर्नमेंट फैसला कर भी ले, तो इदारे तो कोलैप्स करके डिलीवर कैसे करेंगे? देखिए आबिद भाई, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अच्छा। अगर आज आप ये कहें कि इस मुल्क को ठीक करना है और ऊपर से नीचे तक हम एक कमरबस्ता हो जाए, तो मैं नहीं समझता इसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और हम इसको ठीक करेंगे। जी सैफुद्दीन साहब, देखिए आप समझते हैं कि आज अगर प्लान कर भी ले पीपल्स पार्टी, में वही क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ कि वफाकी और सूबाई हुकूमत प्लान कर ले कि ठीक है यार जो हुआ सो हुआ, अब हमने कराची में डिलीवर करना है, स्ट्रक्चर बनाना है, इदारे हैं नहीं, होगा कैसे? देखिए मेरे नज़र में तो ये दो अलग अलग इशू हैं, वफाक और सिंध। NFC पैसे आपको मिले, उस पैसे का इस्तेमाल सही होना चाहिए। मैं सिर्फ सिंपल एक छोटी सी बात करूँगा। 9 साल 10 साल 12 साल की हुकूमत पीपल्स पार्टी की, जितने पैसे मिले पूरी पाकिस्तान की तारीख में इतने पैसे नहीं मिले होंगे। मुझे कोई एक काम सिंध गवर्नमेंट दिखा दे, लाड़काना में दिखा दे, जामशोरों में दिखा दे, शिकारपुर में दिखा दे कि उसने कोई ऐसा काम किया हो इतने पैसों में जो कि आप आवाम को मुतमईन कर सकें, सिवाय इसके कि जो काम बेहतर थे उसको तबाह किया गया। मुझे तो ऐसा लगता है जो पैसे दिए गए वो काम को तबाह करने के लिए दिए गए, इदारों को तबाह करने के लिए दिए गए। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा, वाटर बोर्ड, ये देखिए पैसे नहीं है, पैसे कम देने में कह रहा हूँ, लोग कम से कम चलाने वाले अच्छे हों, दुरुस्त हों, मुंतखब नुमाइंदों को मसाइल हल करने का इख्तियार दिया जाए तो कम वसाइल में भी मसाइल हल किए जा सकते हैं। अगर आप उसमें तासुब को लेकर आ जाएंगे, आप उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो फिर आप मसाइल हल नहीं करते, आप मसाइल में इजाफा। तो सर आप समझते हैं प्रैक्टिकली हो सकता है? पॉसिबल हो सकता है, हर चीज कैसे होगा? कैसे आप इख्तियारात दें, आप बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियार दें, बल्दियाती नुमाइंदों को 140A के तहत जो उनके इख्तियारात हैं, फंडिंग की जो सिचुएशन है, आपने जो KDA का जिक्र किया, वो SBCA को ख़त्म करके जो जिस तरीके से जो चीज़ें की गई हैं, बड़ा इस पर बहस है। आप वो चीज़ों को पुराने मुशर्रफ दौर के तर्ज पे ले आए, आप चीज़ों को देखेंगे कि खुद ब खुद सही होती चली जाएंगे और इख्तियारात के साथ साथ आप वो जो एक बदगुमानी की सी कैफियत है उसको दुरुस्त करेंगे। सर 10 माह रह गए हैं, तकरीबन 9 माह रह गए अब इस टेन्योर में, तो शुरुआत तो करें। नहीं तो शुरुआत तो फिर डिलीवर कैसे होगा सर? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। देखिए शुरुआत करेंगे, पास स्ट्रक्चर इन प्लेस नहीं है। उन्होंने हेल्थ केयर का बड़ा अच्छा जो है वो कानून बनाया है पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने, लेकिन जब इदारा नहीं है तो उस कानून का आपने क्या करना है? तो पानी आप नहीं दे सकते, पानी आपका वाटर बोर्ड में कैपेसिटी नहीं है सर, कैपेसिटी नहीं है कि वो कर सके। अगर बंदे भी अच्छे आ जाए, अब इतना बुरा हाल हो गया है।
इसी तरह आप दूसरे आप देख लें जो आपकी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, आज तक बिल्डिंग कोड कितने कराची की बिल्डिंग्स को मिला कह रहे हैं आप, इसी तरह फिर आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि ये चीजें कभी सही नहीं होनी है और ये सारी गुफ्तगू हासिल है, ऐसा नहीं है आमिर भाई। बात ये है कि आप अपनी नियतों को दुरुस्त कर लें और शुरुआत करें, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपने ये बात की, अभी मैं K4 की बात करता हूं। अगर K4 आप जितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, K4 भी एक वक्त आएगा जो नाकाफी होगा कराची के लिए, ठीक है। बट हमें सिर्फ एक सवाल और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से सिंध गवर्नमेंट को कहता हूं कि K4 वफाक ने, आप कहते हैं पैसे नहीं दिए, आप वफाक से NFC के लिए पैसे लेते हैं, आप वफाक से NFC के लिए लड़ाइयाँ लड़ते हैं, आप वफाक के लिए सिंध के पानी के लिए भी सिंध असेंबली में खड़े होकर बड़े बारो अंदाज में कहते हैं कि हमने पानी लड़ाई करके ले ली। आपकी आवाज़ क्यों नहीं आई कि K4 मंसूबे के लिए कराची के पानी के मसले का हल K4 मंसूबा है, वफाक इस पर पैसा दे वरना हम कोई ना कोई एहतजाज करेंगे। एक वजीर आला नुमाइंदगी करता है सूबे की। आज तक मुझे आप बता दें कि वजीर आला ने सिर्फ शोर मचाने से नहीं होता कि ये सब डिले टैक्टिक्स है, ये सब जो है बदनीयती पर चीजें। आप उसको कह रहे हैं कि हमने पैसे दे दिए, आप उनसे भी पैसे मांग सकते हैं, आप इतनी पावरफुल हैं, हम आपका साथ देंगे। आप जो है वो बड़े हैं। लेकिन सर कुछ चीजें हम देखते हैं तो उसमें वफाक की जानिब से वो सपोर्ट हमें नजर नहीं आई, लाइक K4 तो उसमें 40 करोड़ दिया है, ज्यादा पैसा तो सिंध हुकूमत ने दिया। मैं उनकी 6 अरब सिंध हुकूमत ने दिया, 40 करोड़ वफाक ने दिया, प्रोजेक्ट कैसे चलेगा? देखें, इसी तरह ग्रीन लाइन है, उसका भी अभी तक हमें पता नहीं चला। दूसरा आपका ये CPEC के तहत कराची हैदराबाद का मोटरवे चल रहा है, वो भी अभी तक इनकम्प्लीट था। मियां साहब ने इफ्तिताह कर दिया, साहब गए ना, अपने मनपसंद चीजें मिली, वो खामोश। बट आप ये कह रहे हैं K4 उनके मतलब की चीज नहीं थी, इसलिए उस पे उन्होंने। बट आप ये कह रहे हैं आपका ये मुकदमा सिंध हुकूमत के खिलाफ है, वफाक के खिलाफ नहीं। देखें, हर उस शख्स के खिलाफ है जो इससे मंसूब है, लेकिन मैं मेरे घर में कोई मसला होगा, मैं अपने वालिद को कहूंगा, वो मेरा मुकदमा पेश करेंगे, हम लोग करेंगे, हम आवाज उठाएंगे, हम अपने चचा को भी कहेंगे भाई ये कर ले। आप वजीर आला हैं, आप भी मुकदमा वफाक को कहें कि भाई पैसे दो, आपकी आवाज आनी चाहिए, वफाक दे ना दे, हमें ये महसूस हो कि हम तनहा नहीं है। अच्छा सर, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है जो आपने उठाया था, मैं खालिद तवाब साहब के सामने रखता हूँ। सर अभी सैफुद्दीन साहब बात कर रहे थे कि जी मुझे कोई शहर दिखा दें, कोई ऐसा मॉडल सिटी दिखा दें जहाँ पर इन्होंने काम किया हो, चाहे लाड़काना हो, चाहे नवाबशाह हो, दूसरे तमाम एरियाज हों। अभी कोर्ट ने कहा कि 90 अरब आपने कहाँ पर खर्च किया है, हमें बता दें लाड़काना के अंदर। अभी तक वो देख रहे हैं कि हम कौन सी स्कीमें उसके अंदर डालें। तो पॉइंट ये है कि कोई भी शहर डेवलप नहीं किया और कराची भी नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि उनके पास गवर्नेंस का निजाम ही नहीं है। तो नई सियासी हुकूमत अगर आएगी तो वही कुछ ना कुछ करेगी, और वो हमें पता है कि पीपल्स पार्टी आएगी, तो ये निजाम तो ऐसे ही चलेगा। जी सर, आखिरी कमेंट। देखिए, मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी ने भी ये चीज़ें रियलाइज़ की हैं, और अगर आप देखें तो उन्होंने अपना CM जो है वो काफ़ी अरसे बाद तब्दील किया है। एक नौजवान को एक्सपेक्ट करते हैं कि उसकी कारकर्दगी जो है वो पहलों से बेहतर होगी। और मैं तो MQM को भी ये कहूँगा, MQM पाकिस्तान को, ये भी सिंध असेंबली में बैठे हैं कि वजारतों को छोड़ के आप मिलजुल के बैठ के इस शहर के, इस सूबे के मसाइल को हल करें। वजारत आप ना लें, क्योंकि वजारत जो है फिर वो पावर्स का और इसका एक झगड़ा रहता है, लेकिन इस शहर की बेहतरी के लिए, इस सूबे की बेहतरी के लिए मिलकर बैठ के बिल्कुल PSP और MQM और जमात इस्लामी PTI सब मिलकर एटलीस्ट कराची की आवाज उठा सकते हैं। नहीं, देखिए, कराची के जो मसाइल हैं उस पर हर कोई आवाज उठा नहीं, सकता है, क्योंकि सबके एजेंडा ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो इसमें आप मिलके आवाज उठाएं, आवाज में ज्यादा वजन आ जाए। एक फर्क है, मकसद आवाज उठाना नहीं है, मकसद है मिलजुल के मसाइल का। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। पॉलिटिकली उठाते रहते हैं, ठीक है, वो मसले का हल नहीं है, मसले का हल निकलना चाहिए। खालिद तवाब साहब से बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सैफुद्दीन खालिद साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सो व्यूअर्स, हमने कराची का एजेंडा आज डिस्कस किया है, और MQM पाकिस्तान ने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया, अपना मुकदमा पेश किया, और इसके अलावा PSP ने भी पेश किया, जमात इस्लामी और इसके अलावा PTI, ये तमाम जमातें जो हैं अब शहर में निकल चुकी हैं और आवाज़ उठा रही हैं। लेकिन बुनियादी सवाल यही है कि कराची के अंदर जो डेवलपमेंट है, जो गवर्नेंस है, जो इंतज़ामी जो सलाहियत है, वो किस तरह होगी। आया इस इलेक्शन ईयर में कोई रिज़ल्ट निकल सकता है, या सिर्फ ये आवाज़ उठाने से मसाइल हल हो सकते हैं। तो आई गेस वी आर होपिंग अगेंस्ट होप
लेकिन हमें कोई फिलहाल कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। हमारी तरफ से ये कुछ आदिल जिलानी को इजाज़त दी है। अल्लाह हाफ़िज़।